नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर जताई गंभीर चिंता। राष्ट्रीय नीति बनाने का दिया सुझाव। कहा, राजनीतिक दलों समेत सभी पक्षों से बातचीत कर सरकार निकाले समाधान। कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी होने के बावजूद भीड़ हिंसा पर खामोश नहीं रह सकती केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान। कहा, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को दिए गए हैं निर्देश। आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार। राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री का बयान। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने उच्च शिक्षा में आरक्षण का उठाया था मुद्दा। कांग्रेस की विस्तृत चर्चा की मांग। पिछली सरकारें गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने में रही नाकाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों से संवाद में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हर घर को बिजली से रोशन करने में जुटी सरकार। और एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ताजा रिपोर्ट। 2018 की लक्षित विकास दर 7.3% को हासिल करने की राह पर। बैंकिंग सिस्टम और कराधान में सुधार से निवेश में इजाफा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील मामला बताया है। सभापति ने केंद्र सरकार को इस मामले पर राजनीतिक दल समेत सभी पक्षकारों से चर्चा करके राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार गंभीर है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद हरिवंश ने सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफवाह से लोगों की जान जा रही है। उन्होंने तकनीक की मदद से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। This issue of misuse of the social media is a larger issue and also a sensitive and serious issue. We can't come to conclusions on one side, and you can't take unilateral action also. The moment government does something, then there will be criticism and also opposition. And then at the same time, can you allow this situation to go on? What is happening? So keeping this in mind, I can only suggest to the government to hold discussions with all the stakeholders, including political parties, and then try to evolve a national policy, because this will have international ramifications also. We can't simply take action. So keeping that in mind, depending on the time available, we'll see whether we can have a separate discussion. Otherwise, I suggest to the Minister, Sri Ravishankar Prasad, I have seen in between also, he was also concerned and he also said it's a very sensitive issue. Let him hold discussion with all the stakeholders, including political leadership, and then come with some solution and share with the House subsequently. I don't want to name a group, sir. I've already issued notice to him. If you are equally responsible for your technological platform, if it is being used in large number for abuse, they have reverted to me. They're also educating, sir. We are taking, but this session I take on board, sir. Right. I'll hold a consultation. Thank you. मीडिया की पृष्ठभूमि से हूं, पूरी आज़ादी का समर्थक, पर वह आज़ादी जो बेगुनाह लोगों की जान ले उस पर गौर करना होगा। हम जैसे लोग आज भी गांधी के आत्मनियंत्रण के पक्षधर हैं, पर हर जगह हर संस्था सीमा का अतिक्रमण कर रही है। सोशल मीडिया का कुअसर उसके लाभ से ज़्यादा गूंज रहा है। यह वरदान है या अभिशाप? यह समाज को आगे ले जा रहा है या अराजक अनियंत्रित बना रहा है? ये सवाल पूरी दुनिया में बहस के केंद्र में है। अमेरिका की सीनेट के सामने सोशल मीडिया के संस्थापकों को बताना पड़ता है कि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे विज्ञापन और उत्तेजक बातें छापी। दुनिया के दूसरे देशों में भी समाज पर सोशल मीडिया के असर को लेकर गंभीर और स्वस्थ बहस चल रही है, पर भारत में यह बहस नहीं, इसके महज असर की चर्चा हो रही है। प्रामाणिक सूचना है कि 2010 से अब तक सोशल मीडिया के अफवाहों से 33 बेगुनाह लोगों की जान गई। हाल में त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद 2 लोगों की हत्या हुई। महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की जान गई।
कोई किसी को धमकी दे सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कह सकता है। एक दल के प्रवक्ता को धमकी दी गई कि उनकी बच्ची के साथ रेप होगा। असम पुलिस को अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर रोज रोज फैलाई जा रही अफवाहों की असलियत को रोकने की कोशिश हो रही है। कभी गौ हत्या, कभी बच्चा चोरी, कभी उन्माद की अफवाह, फिर भीड़ तंत्र का अराजक होना। इसका समाधान क्या है? दो ही रास्ते हैं, कानून और तकनीक। आज तकनीक की दृष्टि से इसको किस रूप में नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। ये एक राष्ट्र की चिंता का विषय बन गया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कानून बिल्कुल टूट चुका है और इस पे उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है। इसलिए इस सदन को इस पे चर्चा करनी चाहिए, हमारा आपसे आग्रह है। और इस समय हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। पंचनन, सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव भी दिया है, और एक तरह से हमने देखा कि सभी दलों और सरकार ने भी इस पर चिंता जताई है। आज जनहित से जुड़े मुद्दे उठे हैं सदन में। बिल्कुल, देखिए, शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठा और प्रमुखता से उठाया गया, और ये उसका उदाहरण भी कई दलों के सांसदों ने दिया कि पिछले काफ़ी समय में, कुछ महीनों में सोशल मीडिया पे अफवाह के चलते जो है वो कई लोगों की हत्या तक कर दी गई, मॉब लिंचिंग भी हुई है। तो ये दोनों मुद्दे उठे थे, सोशल मीडिया भी हो, मॉब लिंचिंग, इसको दोनों को जोड़कर सांसदों ने उसको उठाया। जैसा कि हमने सुना कि कांग्रेस से लेकर यहाँ चाहे सरकार के साथ जेडीयू हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो, सभी ने इस मुद्दे को उठाया और ये एक मांग की गई कि इसको इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि वो मीडिया या सोशल मीडिया की आज़ादी पर हमला भी ना हो, लेकिन साथ ही वो नुकसानदायक साबित भी ना हो। और इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने बिल्कुल साफ कहा कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा करने के बाद एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जिससे कि ऐसी जो घटनाएं हैं मॉब लिंचिंग की हो या सोशल मीडिया पे अफवाहों से लेकर जो अराजकता फैलने की स्थिति आ जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए। और रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि इस मामले को देखा जरूर जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा था। और इसके अलावा जो शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए गए उसमें यूनिवर्सिटीज़ में जो ST, ST और OBC उसके रिजर्वेशन का मुद्दा था, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती का लेवल है वहाँ से, उस पर भी प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी स्थिति साफ की कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मार्च का आदेश था उसके चलते ही एक UGC को अपना आदेश निकालना पड़ा था, लेकिन उस पर अब तत्काल रोक लगा दी गई है। रोक लगाने का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरव्यूज होने थे उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे कि 50% रिजर्वेशन मिलता है वो पूरी तरह से मिलता रहे, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए एक नए कदम वो SLP दायर किया है उन्होंने कोर्ट में भी। तो ये सारे मुद्दे कुल मिलाकर उठे। बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा की बात करें तो भीड़ हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर खामोश नहीं बैठ सकती। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भीड़ हिंसा की रोकथाम के लिए 2 बार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अफवाहें रोकने के लिए अपने सिस्टम में जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं अध्यक्ष महोदया, अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह पर के आधार पर होती हैं, अनवेरिफाइड जो फेक न्यूज होती हैं उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो है प्रभावी वह कार्रवाई करें, क्योंकि पुलिस हो अथवा जो है ये पब्लिक ऑर्डर हो, यह स्टेट सब्जेक्ट है, यह सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यह स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकती। लगातार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो तुरंत हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार नहीं 2 बार, एक बार तो 2016 में भी एडवाइजरी जारी की गई और फिर 2018 में जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। और जैसा अध्यक्ष महोदया मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से फेक न्यूज प्रोपगेट करने की कोशिश की जाती है उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, सोशल हम लोगों ने जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी यह कहा है कि ऐसे फेक न्यूज र्यूमर्स रोकने के लिए अपने सिस्टम में वह चेक्स इंस्टॉल करें। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं और इस संबंध में जहां पर भी घटनाएं हुई हैं
शायद कुछ घटनाओं के बारे में ऐसा हुआ हो कि संबंधित मुख्यमंत्री से हमारी बात न हुई हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद और उसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल उन मुख्यमंत्रियों से भी मैं सीधे बातचीत करता हूं और उनसे मैं यही आग्रह करता हूं कि जो भी इसमें अपराधी हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और बातचीत करेंगे फिलहाल हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, लोकसभा में भी आज जो लोक महत्व के विषय हैं वो उठे और गृह मंत्री ने भीड़ की हिंसा पर चिंता भी जताई और साफ किया है कि इसे रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस पर खामोश नहीं बैठ सकती। माना जाए कि जल्दी और सख्त कदम उठाने के संकेत हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मसला राज्यसभा में भी उठाया गया, उसके बाद लोकसभा में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया कि वेणुगोपाल जो कि केरला से सांसद हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो केरला में हो या हाल ही में एक जो आर्य समाज के नेता हैं उनके साथ जिस तरह की घटना घटी है, या देश भर में जो लगातार इस तरह की बातें उठती रहती हैं, उस पर गृह मंत्री ने साफ किया कि देखिए केंद्र की तरफ से जिस तरीके से लगातार एडवाइजरीज हैं वो राज्य सरकारों को जाती रही हैं और उनको इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है या उस पर एक टैब रखा जा सकता है, उस से संबंधित तमाम जानकारियाँ वक्त पे दी जाती रही हैं। लेकिन क्योंकि एक राज्य का विषय है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जो है वो किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिस तरीके से संविधान में डिवीजन ऑफ पावर जिस तरीके से दिया गया है। लेकिन सरकारें जो है वो लगातार कोशिश कर रही हैं, केंद्र की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और राज्य सरकारें जो है उनको उचित कदम उठाने की ज़रूरत है और देखा भी यही गया है कि उचित कदम राज्य सरकार की तरफ से कई बार उठाए भी जा रहे हैं। तो काफ़ी अहम मुद्दा था जो आज दुर्भाग्यपूर्ण बताया है गृह मंत्री ने और साफ किया है कि ये जो मसला है वो राज्यों का है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस पर खामोश नहीं बैठेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। इसके अलावा तमाम और मुद्दे भी आज संसद में उठे हैं। राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी रामगोपाल यादव की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है और इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बीएसपी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। सांसद को जवाब देते हुए मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस देश में 496 वाइस चांसलर हैं, उनमें 6 शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 6 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और 36 ओबीसी हैं। होना चाहिए थे लगभग 50%, लेकिन केवल 9.6% वाइस चांसलर्स हैं। जब इस तरह के लोग होंगे, उन पदों पर बैठे होंगे, दलितों का, पिछड़ों का, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा या नाम मात्र का होगा, तो इन वर्गों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। इन वर्गों को न्याय देने के लिए मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी अगर हैं यहाँ तो ये घोषणा करें कि जितने एडवर्टाइजमेंट अभी तक निकाले गए हैं उन सबको रोक दिया जाए, उनके इंटरव्यू रोक दिए जाएं, जो इस आधार पर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको नल एंड वॉइड किया जाए। जैसे अभी यादव जी ने बताया कि पहले डीओपीटी ने 200 पॉइंट्स को लेकर रिजर्वेशन बनाई थी जिसमें 50% रिजर्वेशन मिलती, लेकिन अब 13 पॉइंट को लेकर बनाएगी जिसमें रिजर्वेशन कम हो जाएगी और एससी, एसटी और एसटी की तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। सर अगर देखेंगे, मैं 2 सिर्फ गाइडलाइंस पढ़ता हूं। एक तो गाइडलाइंस है यूजीसी गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी 2006 क्लियरली स्टेट्स, आई कोट, द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग डिपार्टमेंट वाइज कार्डर which tends to create a single post or cadres with artificially reduce the number of posts in order to avoid reservation is strictly forbidden, unquote। तो 2006 का जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो फॉरबिडन करती है कि ये बिल्कुल एक रिजर्वेशन को खत्म करने का एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जा रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी नई जो गाइडलाइंस हैं यूजीसी की जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018 ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री HRD, ईच डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी शुड बी ट्रीटेड एज यूनिट
Thus, if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved posts will be available. सर मुझे खुशी है कि पहली दफा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50% रिजर्वेशन शुरू की और जितना बैकलॉग था उतना खत्म किया और नए जो इंस्टीट्यूट्स बने 6 उनमें से 50% रिजर्वेशन अभी जारी है, इसलिए इस रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर रहे। सिर्फ उत्तर भारत में या दक्षिण भारत पूरे देश में SC, ST, OBC के छात्रों में रोष व्याप्त है। इस वजह से रोष व्याप्त है कि सर मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर के बाद से प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। 3 तारीख को आई है, 10 तारीख को सर 10 तारीख को आई है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये यूजीसी ने अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। जो पद्धति हमारी थी और जो सही थी कि यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट पकड़ना चाहिए और डिपार्टमेंट ये यूनिट नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को हानि होती है, उनको नुकसान होता है। और हमने एक यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा तैयार किया कि अगर इस डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करेंगे तो कितना नुकसान होता है, और अगर ये करेंगे यूनिवर्सिटी एज ए होल एक यूनिट मानते हैं तो SC, ST, OBC को न्याय कैसे मिलता है। हम तो इसी लड़ाई के हिस्सेदार हैं। मुद्दा यह है कि ये कोर्ट ने जो ये प्रस्तापित रीति थी वो क्वैश कर दी है, और क्वैश करने के कारण ये एक सर्कुलर निकालना पड़ा। तुरंत उसी दिन हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 SLPs दायर किया है। एक यूजीसी ने भी SLP दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और एक SLP दायर किया है MHRD करके हमने भी किया है। तो ये 2 SLPs दायर की है। अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। अब 13 अगस्त के पहले भी ऐसा एक, क्योंकि हमारी मान्यता है कि यह आरक्षण बना रहना चाहिए, आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे और किसी को लाने भी नहीं देंगे। और इसलिए कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है। कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है, इसीलिए SLP किया है, और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा और यह आरक्षण हम बचाएंगे। थैंक यू। लेकिन और इसलिए बीच में वही कर रहा हूं। थैंक यू। और इसके बीच इसके बीच में कुछ विश्वविद्यालयों ने वैकेंसीज डिक्लेयर करके इंटरव्यू का भी शेड्यूल किया था। हमने कल ही आदेश देके, लिखित आदेश देके, और क्योंकि पहले ये दुविधा थी कि कोर्ट का मसला है तो कोर्ट के अवमानना नहीं होगा, लेकिन आज मैं सदन का प्रोटेक्शन में हूं तो आपको ये मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने आदेश दे दिया है। इंटरव्यू सारे रोके हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भर्ती नहीं होगी, आरक्षण बचेगा और आरक्षण को कभी हानि नहीं होने देगी। एथलेटिक्स में पहली बार वर्ल्ड लेवल पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली एथलीट हिमा दास की उपलब्धि का जिक्र आज राज्यसभा में भी हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में हिमा दास की सफलता का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। On behalf of the whole House and on my own behalf, I congratulate Miss Hima Das for winning the gold medal in the 400-meter event at the IAF World Under-20 Athletics Championships held at Tampere in Finland on the 12th July of 2018. The victory of Miss Hima Das is all the more significant as she has become the first Indian woman to win a gold medal in a track event at a world championship. Hailing from a small village in Nagaon, Assam, and reaching pinnacle of achievement, I am sure she will inspire millions of our youth and budding sports persons to excel in their field of sports. We, the entire House, wish
Miss Hima Das all success in her future endeavors and hope that she would continue to make the country proud by bringing many more laurels in the coming years. संसद के मॉनसून सत्र की शानदार शुरुआत पर विभिन्न दलों के सांसदों ने खुशी जताई है। सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में आज भी प्रश्नकाल पूरी अवधि तक चला और शून्यकाल के दौरान भी सदस्यों ने जनहित के मुद्दों को उठाया। मुझे लगता है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था और कांग्रेस ने अपना स्टैंड किया कि हम सारे लोग हमारे जो इश्यूज हैं सरकार के विरुद्ध वो हम उठाना चाहते हैं। अगर आप उठाने की उसकी अनुमति देते हैं तो हमें कोई संसद को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं होता और हम उस बात पे कायम हैं। It's very much required that the government also realizes that the opposition will have their subjects or certain viewpoints which they have to honor and they have to let them speak. At the same time, opposition also must make sure that the House functions. So it's a great beginning, and we look forward that this entire session it will be fruitful and a lot of bills are passed. In the beginning, we are seeing some means Parliament has started functioning, which is of course a positive step, but it is the initial responsibility of getting the Parliament function is basically up to the Treasury bench, ruling party, government. So they have to take initiative. बहुत अच्छा चल रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है हाउस के अंदर और किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है और हाउस चल रहा है और बिल भी पास हो रहे हैं, अच्छी डिबेट होके हो रहे हैं, पूरी तरह से पूरी डिबेट होके हो रहे हैं और कोई किसी प्रकार का ऐसा रुकावट नहीं है ना किसी प्रकार का। और अच्छी बात अगर हाउस पूरा चले और पूरा दिन काम करे। और बहुत अच्छी तरह से हाउस चला, बिल्कुल सभी जो मुद्दे जो भी एजेंडा था बिजनेस का वो सभी एजेंडा उस तरह से जाता रहा और एक अच्छी मिसाल लोगों के सामने आई और मैं समझता हूं कि इसी तरह से यह हाउस इसी तरह से चले और देश की प्रगति में हाथ लगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को के साथ बैठे हैं और बैठ करके जो विमर्श हुआ है उस विमर्श के आधार पर विपक्ष ने भी इसको तरजीह दी है और ये अच्छी बात है। विपक्ष का काम हर मुद्दे को उठाना होना चाहिए, वो उठावे। जनता के लिए हम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग दोनों चुन करके आए हैं, तो विपक्ष को उठाना चाहिए और सत्ता पक्ष को उसको पूरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ऐप के जरिए बात करते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बिजली पहुंचाने के वादे तो खूब किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे गांव जहां आजादी के इतने साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां सूरज की रोशनी ही लोगों के काम करने के घंटे तय करती थी। 2005 यानी करीब करीब आज से 13 साल पहले उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2009 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे वादा किया था। और इतना ही, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ने तो इससे आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही थी। अच्छा होता जो अपने आप को बड़े जागरूक और जनहितकारी मानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने 2009 में गांवों में जाकर के पूछताछ की होती, रिपोर्ट तैयार किए होते, सिविल सोसाइटी की बात कही होती, तो हो सकता है 2009 नहीं तो 10 में हो जाता, 11 में हो जाता। लेकिन उस समय वादे पूरे नहीं हुए, इसको कोई गंभीर लेता ही नहीं था। और आज हम जब वादों को गंभीर लेते हैं तो आज ये खोजने का प्रयास होता है कि अरे ढूंढो यार, इसमें कमी कहां है। मैं मानता हूं यही लोकतंत्र की ताकत है। भारत की विकास यात्रा में 28 अप्रैल 2018 ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। मणिपुर के सेनापति जिले के लिसांग गांव में बिजली पहुंचने के साथ ही एनडीए सरकार ने 100% गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य घर घर तक बिजली पहुंचाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं, वहां सोलर लैंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम समय में लोगों के घर तक बिजली पहुंचे, इसके लिए गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर नए कनेक्शन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा आधारित प्रणालियों का प्रावधान भी किया गया है। मैं मानता हूं कि बिजली सिर्फ प्रकाश की पूर्ति नहीं करती, बिजली लोगों में आत्मविश्वास भी भरती है। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।